नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र परियार संस्कृत समृद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संज्ञा प्रकरण टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इत संज्ञा और संयोग संज्ञा पढ़ी है, लोप संज्ञा पढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा सूत्र है पर शनिकर्ष संहिता। सूत्र पर शनिकर्ष संहिता अर्थात इसका अर्थ होता है वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। यहाँ पर शब्द आया है निकटता या सन्निकर्ष। देखिए एक बार इसको, यहाँ सन्निकर्ष का तात्पर्य समीपता से है, अर्थात जब दो वर्ण एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो उसे संहिता कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, ये एक पद है। इस पद में कुल 5 वर्ण हैं। आपके सामने इसका राम का विग्रह किया हुआ है शब्द का, तो देख लीजिए इन 5 शब्दों से र, आ, म, अ और विसर्ग से मिलकर बना हुआ है। ये जब पूर्ण वर्ण बन जाता, पूर्ण शब्द बन जाता है, उसको संहिता कहा जाता है। तो संहिता संज्ञा का एक बार सूत्र आप वापस देख लीजिए। पर शनिकर्ष संहिता यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। अब एक श्लोक है, संहिता हमें कहाँ कहाँ पर करनी होती हैं, तो देखिए संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी संहिता हमेशा एक पद में करनी चाहिए, नित्य धातु उपसर्ग में भी करनी चाहिए, समास में भी करनी चाहिए, और वाक्य में वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संहिता करे या नहीं करें। तो देखते हैं कि अगर संहिता करने से और न करने से क्या परिवर्तन होता है। तो पहला है संहिता एक पदे नित्या। किसी एक पद में संहिता नित्य होती है, यानी उसे टाल नहीं सकते। एक पद में आपको संहिता करनी अनिवार्य है। जैसा कि हमने उदाहरण देखा राम। यहाँ राम ये एक पद है और एक पद में संहिता होती है। यदि एक पद में संहिता नहीं होती तो पद अर्थहीन हो जाता। जैसे अगर राम शब्द में संहिता न करें तो र, आ, म ये इस प्रकार हो जाएगा, जो एक वास्तविक अर्थ को प्रतिपादित नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि संहिता एक पद में करना अनिवार्य है। दूसरा देखिए, नित्या धातु उपसर्गयो। धातु से पूर्व में यदि कोई उपसर्ग आता है तो वहाँ संहिता नित्य होती है। अगर धातु के पहले कोई उपसर्ग आता है तो वहाँ पर संहिता करना अनिवार्य है। आप उसको मना नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, वहाँ पर आपको संहिता करनी बहुत जरूरी है। आ प्लस गच्छति, आ गच्छति, वहाँ पर आ गच्छति बोला जाता है, न कि बिना संहिता के आ गच्छति। ऐसे आप इसको अलग नहीं बोल सकते हो, जिससे अगर आप संहिता नहीं करते हैं तो ये पद अर्थहीन हो जाता है। तो हमने संहिता के बारे में पढ़ा। संहिता एक पद में भी होती हैं, और दूसरा धातु और उपसर्ग, धातु के साथ अगर उपसर्ग आता है तो वहाँ पर भी संहिता करना अनिवार्य है। नित्या समासे यानी समास में भी संहिता करना नित्य होता है। जैसा कि देव्या स्तुति, देवी स्तुति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, यानी देव्या स्तुति, देवी स्तुति सब बोला जाता है। तो ऐसा करने पर यह प्रश्न पड़ता है कि हम देवी के बारे में बात करें या स्तुति के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु देवी स्तुति ऐसा कहने से समझ आता है कि देवी की स्तुति के बारे में बात हो रही है। इसलिए समास में भी संहिता का होना आवश्यक है। अगर आप इसमें देवी स्तुति में समास में संहिता नहीं करते हो तो हम ये श्रोता ये जान ही नहीं सकता है कि यहाँ देवी के बारे में कहा गया है कि उनकी प्रार्थना के बारे में कहा गया है। तो संहिता समास में भी करना बहुत ही अनिवार्य है। वाक्य तु साम विवक्षाम अपेक्षते, यानी वाक्य में आपकी मर्जी पर डिपेंड होता है कि आप संहिता करें या न करें। यदि वक्ता चाहे तो वाक्य में संहिता करें अथवा न करें। यहाँ वाक्य से तात्पर्य है कि वाक्य में मौजूद भिन्न भिन्न पदों में, ना कि
किसी एक पद में मौजूद वर्ण में। अर्थात किसी वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं और वक्ता तो हमेशा एक लय में ही बोलता है। ऐसे क्रम में वो चाहे तो सभी पदों को एक साथ बोल सकता है अथवा जब चाहे तब रुक रुक कर भी बोल सकता है। मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ पर पेश किया है कि राम वनम गच्छति, तो एक साथ भी बोल सकता है इसको, और वक्ता चाहे तो राम वनम गच्छति इस प्रकार बोल सकता है। इससे इसका सार्थक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि राम वनवास जाता है, वन को जाता है, वो भी अर्थ होता है, और एक साथ बोलने पर राम वनम गच्छति वही अर्थ रहता है। तो ये हमने संहिता पढ़ा है। तो संहिता एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में और वक्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो वाक्य में संहिता करें या ना करें। एक सिंपल सा सवाल बनता है कि संहिता के बारे में हमने पढ़ा है, परंतु अब पढ़ते हैं संहिता और संधि में भेद। बहुत ही बारीकी अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लो इसको कि दो वर्णों का बिल्कुल नज़दीक उच्चारण, बीच में किसी अन्य वर्ण का न होना, बस इतना ही संहिता का अर्थ होता है। इसमें किसी भी वर्ण में कुछ परिवर्तन या बदलाव का जिक्र नहीं है, परंतु संधि में तो बदलाव होते हैं, यानी पूर्व में जो वर्ण होते हैं उनमें बदलाव होते हैं। तो आपने देखा कि संहिता में दो वर्णों का बिल्कुल नज़दीक उच्चारण होता है, बीच में किसी अन्य वर्ण का नहीं होना, वो होता है संहिता। और संधि में पूर्व वर्ण के बाद उन वर्णों में बदलाव होता है। एक बहुत ही आसानी से बात है कि संहिता के बिना संधि नहीं होती है, और संधि होने के लिए सर्वप्रथम संहिता होना आवश्यक है। बिना संहिता के भी संधि नहीं होती है, यानी बिना संहिता के बिना संधि नहीं होती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने संहिता संज्ञा को समझा है और संहिता और संधि में भेद भी समझा है।